आज की क्लास में हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो मेंस के सिलेबस में अगर आप देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसमें पर्वत पठार वगैरह दिए गए, तो उसमें पर्वतों के विभिन्न प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस में, तो वही आज हम समझेंगे। तो पर्वत जो है ये कहाँ किसको जाता है। पर्वत बेसिकली होता है आसपास के भूभाग या आसपास का जो लैंडमास है उसकी तुलना में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग, और ऊंचा ही नहीं हो केवल, उसके साथ साथ उसका एक शिखर भी हो, ऐसे उसका एक पीक जैसा भी हो, पॉइंटेड हो ऊपर से, और उसके साथ साथ उसके जो स्लोप्स हैं स्टीप हो, ढाल जो है वो तीव्र हो। तो ऐसा जो स्थलाकृति होती है वो पर्वत होता है, जैसा कि आप आमतौर पे जानते ही हैं। और पर्वत जो है ये पहाड़ी से ऊंचे होते हैं। पहाड़ी लगभग आप कह सकते हैं 500 के आसपास या उस वहां तक होती है पहाड़ी, और 500 से ऊपर जो हाइट हमें देखने को मिलती है 500-700 से ऊपर, वो पर्वतों की होती है। अब ये डेफिनेशन के पहाड़ी कहाँ तक होगी और पर्वत कहाँ तक होगा, इसमें कई वेरिएशंस हैं। अलग अलग जो हैं भूवैज्ञानिक वो अलग अलग बताते हैं। कोई ये भी कहते हैं कि 1000 मीटर तक जो होती है वो पहाड़ियां होती है और 1000 मीटर से ऊपर जो होती है वो पर्वत होती है। तो इसमें बहुत वेरिएशन है, बट सिंपल सा अर्थ ये है कि कम ऊंचाई वाली जो होती है वो पहाड़ियां होती हैं और अधिक ऊंचाई वाली जो होते हैं वो पर्वत होते हैं। और लगभग 500 मीटर तक होती हैं पहाड़ियां, 500 से 600 मीटर तक, और उसके ऊपर जो होती है वो पर्वत होते हैं। तो अब देखिए पर्वत हम करें उससे पहले मुख्य भूभाग या मेजर लैंडमासेस जो हैं उसमें पर्वत कहाँ पे आता है या कौन से पार्ट में आता है वो देखिए। तो स्थलीय भाग पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत है, कहीं घाटियां हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। इनमें अगर देखें तो ये अलग अलग ऑर्डर के लैंडफॉर्म माने जाते हैं। जैसे सबसे प्रथम श्रेणी की जो स्थलाकृति है, फर्स्ट ऑर्डर की प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति में आती हैं जो बहुत बड़े लैंड मासेस है, बहुत ह्यूज लैंड मासेस हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बहुत बड़े पीसेस जो हैं लैंडफॉर्म्स के वो है महाद्वीप और महासागर, क्योंकि आपको पता है यही सबसे बड़े हैं। और इन्हीं महाद्वीपों और महासागरों पर विभिन्न छोटी मोटी स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स कौन से हैं? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। सेकेंड ऑर्डर के या द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं वो कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन, प्लेन्स और प्लेटो। ये सेकेंड ऑर्डर के हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स वगैरह में छोटे, कॉन्टिनेंट से छोटे हैं, और बाकी कुछ लैंड मासेस जो होते हैं उनसे थोड़े बड़े लैंड मासेस हैं। और पृथ्वी की आंतरिक भाग से, इंटरनल पार्ट से जो फोर्सेस लगते हैं, बल लगते हैं, अंतर्जात बल, उन अंतर्जात बलों के कारण बनने वाले इस भूभाग हैं ये। और उसके साथ साथ कुछ एक में बहिर्जात बलों का भी योगदान रहता है, एक्सोजेनस फोर्सेस में भी रहता है। तो पर्वत, पठार, मैदान ये बड़े लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो इसीलिए वो द्वितीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी में या थर्ड ऑर्डर में क्या इंक्लूड किए जाते हैं? तो थर्ड ऑर्डर में मेनली वो लैंडफॉर्म्स इंक्लूड होते हैं जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी से बने, अपरदन और निक्षेपण गतिविधियों से बने, और तुलनात्मक रूप से काफी छोटे हों। तो घाटियां, डेल्टा, वैलीज, डेल्टा, ये सब आते हैं थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म में। तो ये लैंडफॉर्म के 3 ऑर्डर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें माउंटेन कौन से ऑर्डर में आता है? सेकंड ऑर्डर में आता है। द्वितीय श्रेणी के भूभाग या स्थलाकृति होती है पर्वतों की। अब ये जो विभिन्न स्थलाकृतियां बनती हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगने वाले बलों के कारण बनते हैं मेनली। तो जो फोर्सेस निर्माण करती हैं लैंडफॉर्म्स का, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल जिसको कहते हैं अंतर्जात बल, या फिर उसको जो है कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक होती है बाहर से लगने वाला बल। बाहर से क्या लगता है फोर्स अर्थ के ऊपर? जो इरोजनल एक्टिविटीज है, पानी की, हवा की, विंड्स की, इन सब की जो अपरदन गतिविधियां, निक्षेपण गतिविधियां, ये बहिर्जनित कारक हैं या एक्सोजेनस फोर्सेस हैं जो लैंडफॉर्म्स में चेंज लेकर आती हैं। तो आंतरिक बल और बाहरी बल, दोनों बल परस्पर क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या रिएक्ट कर क्या करते हैं, साइक्लिक मैनर में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स जो हैं, स्थलाकृतियां, ये प्रभावित होती हैं। तो अब देखिए फोर्सेस कौन से हैं, उनको बस थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है। हालांकि फोर्सेस डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा हम देख लेंगे। तो फोर्सेस में, बलों में कुछ तो होते हैं अंतर्जात बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, अंदर से लगते हैं, अर्थ के अंदर से, लैंड जो क्रस्ट है उसके नीचे की तरफ से लगते हैं। और कुछ होते हैं बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या हो जाती है? स्थल के ऊपर या क्रस्ट के ऊपर जो पानी बहता है उसके कारण जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके कारण जो इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, उसको उसमें सम्मिलित किया जाता है। विंड्स की वजह से जो होता है, तो
पृथ्वी की क्रस्ट के बाहर होने वाला या बाहर लगने वाला जो बल है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है। एंडोजेनिक फोर्सेस में एक फोर्स होता है पटल विरूपणी बल या डायस्ट्रोफिक फोर्स। ये डायस्ट्रोफिक फोर्स जो है ये पृथ्वी के अंदर से लगता है और बहुत स्लो मूवमेंट होता है। पृथ्वी के अंदर ये बल धीरे धीरे लगता रहता है, कंटिन्यूसली लगता है, बट धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है, एकदम से कोई चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह उठकर देखा और आपके घर के सामने एक पर्वत उठ खड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत धीमी धीमी गति से धीरे धीरे लगने वाला फोर्स है जिसे कहते हैं डायस्ट्रोफिक या पटल विरूपणी बल। और एक फोर्स ऐसा होता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है बट वो सडन फोर्स होता है, अचानक से लगता है। तो अचानक से लगने वाला जो आकस्मिक बल है सडन फोर्स, उस सडन फोर्स में आते हैं वॉल्केनो और अर्थक्वेक, भूकंप और ज्वालामुखी अचानक से आते हैं। जबकि ये पटल विरूपणी जो बल है ये धीरे धीरे स्लो मूवमेंट से होते रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, इसलिए फील नहीं होते और पता नहीं चलता। अब पटल विरूपणी बल जो है डायस्ट्रोफिक फोर्स, इसमें दो मेजर फोर्सेस हैं। एक तो महादेश जनक है एपिओरोजेनिक और एक है पर्वत निर्माणकारी या ओरोजेनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, महादेश जनक जो बल होते हैं एपिओरोजेनिक, वो वर्टिकल फोर्स है। ये वर्टिकल फोर्स है, मतलब ये ऊपर या नीचे ले जाती है, किसी भी भूभाग को ऊपर नीचे करने वाला जो बल है उसे कहते हैं महादेश जनक या एपिओरोजेनिक। और पर्वत निर्माणकारी बल जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्षैतिज रूप से लगने वाला बल है, जिसमें या तो लैंडमास एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के दूर जाते हैं। ये मूवमेंट होता है। जब एक दूसरे के पास आते हैं कोई भूभाग इस तरह से, तो उसकी वजह से फोल्डिंग होती है, वलन होता है। ये दोनों फोर्स एक ही तरफ लगेगा, एक ही डायरेक्शन पे आ रही है, दोनों आकर टकराएंगी प्लेट्स या कोई भी लैंडफॉर्म्स, तो उनमें क्या होगी? फोल्डिंग होगी, वलन होगा। तो जब एक दूसरे की तरफ आती है तो वलन होता है, और जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों के बीच में क्या बनती है? दरार बनती है। और इस दरार को क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट बनती है या ब्रंच बनती है। तो पर्वत निर्माणकारी बल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, जिसमें या तो एक दूसरे की तरफ आते हैं लैंड मासेस या एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक दूसरे की तरफ आते हैं तो फोल्डिंग होती है, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्रैक आ जाता है, दोनों लैंड मासेस के बीच में एक दरार आ जाती है। और इस तरह से फॉल्टिंग और फोल्डिंग ये दो चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। अब वर्टिकल फोर्सेस में जैसे मैंने बताया, ये महादेश जनक जो बल होते हैं, इसमें कोई लैंडमास ऊपर जाता है, कोई लैंडमास नीचे की तरफ आ जाता है। और ये जिस तरह से पर्वत निर्माणकारी है, वैसे ये वाली जो है ये महादेश मतलब महाद्वीप आदि के निर्माण में ये एपिओरोजेनिक जो है फोर्स ये काम आती है। तो अब देखिए, एपिओरोजेनिक फोर्स जो है महादेश जनक, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये वर्टिकल फोर्स है। इसमें पृथ्वी के अंदर से, जैसे मान लीजिए आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा है, खूब उसमें उबाल आ रहा है, गैसेस जो है वो उफन रही है, बाहर नहीं निकली है पर धीरे धीरे उफन रही है। उसकी वजह से जो क्रस्ट होगी, नीचे से अगर मैग्मा और नीचे गैसेस जो है वो प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएंगी तो क्रस्ट वाला पार्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। कुछ ऊपर उठ जाए पर ज्वालामुखी क्रिया ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अपवर्ड या उम्मज्जन। और निमज्जन में क्या हो जाता है? नीचे की तरफ धीरे धीरे लैंडफॉर्म जो है नीचे की तरफ सबडक्ट होने लगता है, नीचे की तरफ धंसने लगता है। तो इस डाउनवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? निमज्जन। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ऊपर और नीचे अप और डाउन लगने वाली फोर्स लगती है उसको कहते हैं महादेश जनक, एपिओरोजेनिक। उसमें दो बल हैं, उम्मज्जन जिसमें ऊपर आता है, ऊपर आती है चीजें लैंडफॉर्म्स, निमज्जन या डाउनवर्ड जिसमें नीचे जाते हैं लैंडफॉर्म्स। अब उसके बाद देखिए, पर्वत निर्माणकारी जो है इसमें दो तरह के बल लगते हैं पर्वत निर्माणकारी में। एक तो अगर ये एक दूसरे से दूर जाए कोई लैंड मासेस, तो दोनों के बीच में दरार बनेगी, ब्रंच बनेगी, जिसको हम कहते हैं फॉल्टिंग या ब्रंच। और जब ये दो लैंड मासेस एक दूसरे से दूर जाते तो तनाव उत्पन्न होता है, दोनों के बीच में स्ट्रेस बिल्डअप होता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो इसको टेंशन या तनाव कहते हैं। तो एक दूसरे से दूर जाने की ये जो गति है, तो इसमें तनाव मूलक बल लग रहा है, तनाव वाला बल लग रहा है, टेंशन वाला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और जिसमें फोल्डिंग होती है और लैंड मासेस एक दूसरे की तरफ आते हैं, इसे कहते हैं संपीड़नात्मक बल।
कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेस हो रहे हैं ये चीजें, ये लैंड मासेस आपस में एक दूसरे की तरफ आके कंप्रेस हो रहे हैं, इसको कंप्रेशनल फोर्स बोलेंगे, इसको टेंशनल फोर्स बोलेंगे, या तनाव युक्त बल बोलेंगे इसको, क्योंकि दोनों दूर जा रहे हैं तो दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे दरार उत्पन्न हो रही है, टूट रहे हैं एकदम से। तो ये हो गए पर्वत निर्माणकारी बल। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में, अंतर्जात बल में, पटल विरूपिणी बल धीमी धीमी गति से लगता है और स्लो मूवमेंट होता है इसका, डायस्ट्रोफिक फोर्स का। इसमें दो तरह की है, वर्टिकल मूवमेंट को कहते हैं महादेशजनक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। आकस्मिक जो बल लगते हैं, सडन फोर्सेस, उसमें भूकंप है और ज्वालामुखी। और बहिर्जात जो बल है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसमें एक तो आता है अनाच्छादन। अनाच्छादन आपको याद होगा, इसमें बहुत सारी क्रियाएं इंक्लूडेड है अनाच्छादन में, जिसमें अपक्षय आ जाता है, उसके साथ साथ अपरदन आ जाता है, इरोजन, वेदरिंग और निक्षेपण जो है, नदियां वगैरह जो पानी लेकर आती हैं, पानी के साथ सेडिमेंट्स भी लाती हैं, अवसाद, और अवसाद जब इकट्ठे होते हैं तो उनके निक्षेपण से बनते हैं मैदान आदि। तो निक्षेपण और अनाच्छादन ये दो ऐसी बहिर्जनित एक्टिविटीज हैं या कारक हैं जिनकी वजह से कोई लैंडमास बनता है या फिर थोड़ा बहुत इरोड भी होता है। तो अनाच्छादन में क्या क्या है? अनाच्छादन में है अपक्षय, मतलब टूटना, पिसना, घिसना किसी चीज का। अपरदन मतलब एक स्थान से टुकड़ों का दूसरे स्थान तक जाना। और बृहद क्षरण या मास मूवमेंट, इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा कुछ स्लोप्स है, मान लीजिए ढाल है कहीं पर, तो वहां पे बहुत बड़ा भूभाग जो है वो पानी के साथ बहकर चला जाएगा या एकदम से स्लाइड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो लैंडस्लाइड वगैरह जो होते हैं, एवलांचेस वगैरह, वो मास मूवमेंट होते हैं, बृहद क्षरण होता है। तो बहिर्जनित कारकों में अनाच्छादन और निक्षेपण, ये दो बड़े कारक हैं जो स्थलाकृतियों के निर्माण में योगदान करते हैं या उनको प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये फोर्सेस हैं और इन फोर्सेस से ही कई सारे पर्वत बनते हैं और अलग अलग प्रकार के पर्वत बनते हैं। अब कौन से बनते हैं, क्या है, वो भी देखते हैं। तो देखिए, पर्वत जैसा मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले, शिखर होता है पर्वतों का, ऊपर एक पीक जैसी होती है और स्लोप्स होते हैं। तो ये पर्वत की पहचान है और आसपास के क्षेत्र से थोड़ा ऊंचा होता है। अब देखिए, पर्वतों के विभिन्न प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। 3 आधार पर पर्वतों के प्रकार देखे जा सकते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर जो माउंटेन्स हैं वो है फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, डोम शेप्ड माउंटेन मतलब गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत मतलब एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत या रेसिडल माउंटेन। ऊंचाई के आधार पर अगर देखें, एल्टीट्यूड या एलिवेशन के बेसिस पे, तो अधिक ऊंचे पर्वत मतलब हायर एल्टीट्यूड माउंटेन्स, साधारण ऊंचे पर्वत नॉर्मल एल्टीट्यूड माउंटेन्स, कम ऊंचे पर्वत या लेसर एल्टीट्यूड माउंटेन्स, और निम्न ऊंचे पर्वत वेरी लेस एल्टीट्यूड या एलिवेशन माउंटेन। और तीसरा है आयु के आधार पर। आपको याद है हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की थी, भूवैज्ञानिक समय सारणी, उसमें हमने पर्वत निर्माणकारी 4 परिघटनाएं देखी थी, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सीनियन और उसके साथ साथ अल्पाइन। यही 4 पर्वत निर्माणकारी परिघटनाएं आती हैं आयु के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सीनियन और अल्पाइन, तो ये पर्वत निर्माणकारी परिघटनाएं हैं। अब इसमें सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वतों के प्रकार हैं उनको देखेंगे ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो माउंटेन है यहाँ पर वो है फोल्ड माउंटेन, फोल्ड पर्वत। ये फोल्ड पर्वत बहुत सिंपल है, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की थी उसमें किया था, उसी तरह से ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो फोल्ड पर्वत बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं जब 2 भूभाग एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, तो दोनों के बीच में संपीड़न होता है, मतलब कंप्रेशनल फोर्स लगती है। कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़नात्मक बल लगता है, दोनों जो है एक दूसरे के पास आएंगे, संपीड़न होगा यहाँ पे, और संपीड़न या कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, कुछ समय बाद इनके बीच में फोल्डिंग होगी इस तरह से। और जब ये फोल्डिंग होगी तो इन दोनों भूभागों के बीच में ऊंचे पर्वत बनेंगे। तो वलित पर्वत कैसे बनते हैं, जब दो भूभाग एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, संपीड़नात्मक बल लगता है, कंप्रेशनल फोर्स, और फोल्डिंग होती है लैंडमास की, तब जाकर फोल्ड माउंटेन बनते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं
वर्ल्ड में जो सबसे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं वो फोल्ड माउंटेन ही है, वलित पर्वत ही सबसे ऊंचे हैं। जैसे हिमालय पर्वत काफी ऊंचा है, रॉकी माउंटेन ऊंचे हैं, एंडीज माउंटेन ऊंचे हैं, आल्प्स पर्वत ऊंचा है, तो ये सारे ऊंचे पर्वत जो है वो वलित पर्वत हैं। तो मोस्टली वलित पर्वत ऊंचे पर्वत है विश्व के, और विश्व में सबसे ज्यादा विस्तार इन्हीं का मिलता है। वर्ल्ड में आप हर कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो आपको कोई ना कोई फोल्ड माउंटेन तो मिल ही जाएगा। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पर्वतों का प्रकार वलित पर्वत है। सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वत वलित पर्वत ही है। प्लेटों के अभिसारी प्लेट किनारों पर बनने वाले पर्वत वो भी वलित पर्वत ही है। कौन सा बल इनको बनाता है? कंप्रेशनल फोर्स या संपीड़नात्मक बल। ये किस में आता है, कौन से बल की कैटेगरी में आता है? तो अभी आपने देखा पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनिक फोर्स में संपीड़नात्मक बल जो है उसमें आता है ये कैटेगरी में। अंतर्जात बलों में जो है एंडोजेनिक फोर्सेस उसमें। अब जब फोल्ड माउंटेन बनता है तो फोल्ड माउंटेन का अगर हम साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरह से बनता है। फोल्ड माउंटेन वलन होता है, फोल्डिंग होती है, तो उसमें कुछ ऊंचे भाग होते हैं, कुछ इस तरह से नीचे होते हैं, ऊंचे और नीचे भाग। तो ये जो ऊंचे भाग है उनको कहा जाता है एंटीक्लाइन, और ये नीचे भाग जो है इनको कहते हैं सिंक्लाइन। इसे कहते हैं अपनति और इसे कहते हैं अभिनति। कहाँ है अभिनति? ये है अभिनति, ये है अपनति। तो ऊंचे और नीचे भाग हमें फोल्ड माउंटेन में देखने को मिलते हैं, और ऊंचे भाग को एंटीक्लाइन, नीचे भाग को सिंक्लाइन कहा जाता है, अभिनति और अपनति। तो ये आपको फोल्ड माउंटेन में ध्यान रखना है। किसी फोल्ड माउंटेन के उदाहरण की, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत फोल्ड माउंटेन है, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया फोल्ड माउंटेन। अब देखिए ये फोल्ड माउंटेन की पिक्चर है जिसमें ये ऊंचे उठे हुए भाग एंटीक्लाइन, नीचे वाले भाग सिंक्लाइन, ये होते फोल्ड माउंटेन। इस तरह से आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। अब हम बात करेंगे गुंबदाकार पर्वत की। डोम शेप्ड माउंटेन, क्या होता है डोम शेप्ड माउंटेन? तो देखिए मान लीजिए ये क्रस्ट है पृथ्वी की, ये सतह है। इस सतह के नीचे मेंटल वाले पार्ट में या कहीं पे भी नीचे की तरफ एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट में मान लीजिए गर्म मैग्मा ऊपर आ रहा है या उफान आ रहा है मैग्मा में, काफी गर्म है नीचे की तरफ, गैसों की इंटेंसिटी तीव्रता वगैरह काफी ज्यादा है, और धीरे धीरे ये जो है ये ऊपर की तरफ इस तरह से उठ रहा है। तो क्या होगा, उससे कुछ समय बाद इस सतह वाले भाग पे बहुत फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और मैग्मा जब नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगा तो उसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर सतह के ऊपर एक गुंबद जैसा बन जाएगा, ऐसे गुंबद जैसा, जिसमें सिर्फ क्या हुआ है, स्थल जो था, क्रस्ट जो थी वो ऊपर उठ गई, उसमें उफान आ गया है। तो ये ऊपर उठी हुई क्रस्ट, क्योंकि यहाँ नीचे मैग्मा जो है वो गर्म मैग्मा ऊपर उठा हुआ था, इसलिए गर्म मैग्मा ने फोर्स लगाया इसकी वजह से। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह पर जब गुंबदाकार रूप में, डोम शेप फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट जब ऊपर उठ जाती है तो उससे गुंबदाकार पर्वत बनते हैं। और ये जो है इनकी ऊंचाई निर्भर करता है कि कितना उसका गुंबद बना है, तो इनकी ऊंचाई मीडियम सी होती है और ज्यादा बड़े एरिया में ये फैले हुए होते हैं गुंबदाकार पर्वत जो होते हैं इस तरह के। तो ये है, इस तरह से बनते हैं गुंबदाकार पर्वत, डोम शेप्ड माउंटेन्स। तो देखिए इस तरह से ये डोम शेप्ड माउंटेन का एक डायग्राम है, अगर आपको आए कहीं पे तो डोम शेप डायग्राम इस तरह से बनाना है। और इस तरह के डोम शेप जो माउंटेन्स हैं ये आपको यूएसए में भी देखने को मिलते हैं और भी कई जगह। और एक है सिनसिनाटी उभार, यूएसए में सिनसिनाटी, ये नाम याद रखना है, सिनसिनाटी उभार या सिनसिनाटी डोम, बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है डोम शेप्ड माउंटेन का। तो इसका नाम स्पेशली आपको लिखना ही है, डोम शेप्ड माउंटेन आ जाए तो सिनसिनाटी उभार। और अब जो है ये डोम शेप्ड माउंटेन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं संग्रहित पर्वत की, अक्यूमुलेटेड माउंटेन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे पर्वत जो विभिन्न पदार्थों के संग्रहित होने से, एक के ऊपर एक इकट्ठे होने से बनते हैं, उन्हें कहते हैं संग्रहित पर्वत। जैसे मान लीजिए कुछ धूल, रेत, मिट्टी, कुछ भी पवनों के द्वारा लाए हुए पदार्थ एक साथ धीरे धीरे इकट्ठे होते रहे, उससे जो बनेंगे पर्वत वो होंगे अक्यूमुलेटेड या संग्रहित पर्वत।
पवने और अन्य जो चीजें हैं या अन्य जो अपरदनकारी गतिविधियां करने वाले प्राकृतिक साधन हैं, उन सब की तुलना में सबसे ज्यादा जो संग्रहित पर्वत बनते हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं से, मेनली वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। क्योंकि अक्सर जब ज्वालामुखी उद्भव होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, तो उस टाइम बहुत सारा लावा निकलता है बाहर पृथ्वी की सतह पर, और लावा के साथ साथ कई टुकड़े, डेबरीज, टेफरा, ये सब निकलते हैं। और लावा जब शांत हो जाता है या निकल जाता है पूर्ण रूप से, उसके बाद ये सारे पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह का संग्रहित पर्वत बनता है जिसमें विभिन्न पदार्थ जो हैं जम जाते हैं एक साथ। तो अक्सर संग्रहित जो प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो मलबे, लावा या कुछ राख या इस तरह की चीजों के जम जाने से बनते हैं, संग्रहित होने से, इकट्ठा होने से बनते हैं। और आमतौर पर संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी पर्वत ही होते हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स के आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे माउंट फ्यूजी हो गया, और भी कोई रेनियर, हुड, ये सब जो है ये अक्यूमुलेटेड माउंटेन्स हैं क्योंकि लावा के इकट्ठे होने से बने हैं। तो ये संग्रहित पर्वतों के उदाहरण हो गए। अब देखिए, संग्रहित पर्वत अक्सर जुड़े हुए ज्वालामुखी क्रियाओं से, तो ये संग्रहित हो गए। अब बात करते हैं खंड पर्वत की। यहाँ पर ये ब्लॉक माउंटेन लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। हिंदी में से खंड पर्वत भी कहते हैं। खंड पर्वत, खंड पर्वत जो अक्सर बनते हैं ये तनाव बल जो होता है उससे बनते हैं। तनाव बल या टेंशनल फोर्स। तनाव बल या टेंशनल फोर्स क्या होती है, तो वो अभी आपने देखा बलों के प्रकार में हमने देखा था, जब दो भूभाग एक दूसरे से दूर जाते हैं या उनपे विपरीत दिशा में बल लग रहा होता है तो दोनों भूभागों के बीच में क्या बनती है, एक फॉल्ट बनती है, भ्रंश बनती है, और इसी के कारण ये पर्वत बनते हैं। और भ्रंश के कारण ये पर्वत बनते हैं, इसीलिए इनको भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्थ मतलब भ्रंश की वजह से उत्थान हुआ है, इसलिए इनको भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। अब ये होता कैसे है, तो मान लीजिए ये एक भूभाग है, एक लैंडमास है, जिस पर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इन लैंड मासेस के ऊपर, और बीच में कुछ लैंड मास है मान लीजिए जिसपे कोई खास फोर्स इतना नहीं लग रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जब ये लैंड मासेस इधर और उधर चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक फॉल्ट क्रिएट होगी, दरार बन जाएगी। और जब दरार बनेगी तो मान लीजिए ये है, ये दरार बन गई, ये बीच वाला हिस्सा और ये साइड वाला हिस्सा। तो अब देखिए, जैसे ही दरार बनेगी, फॉल्ट बनेगी, तो फॉल्ट बनते ही या तो बीच वाला हिस्सा जो है वो नीचे धंस जाएगा, या फिर हो सकता है ये साइड वाले दोनों हिस्से नीचे धंस जाए। तो या तो साइड वाले हिस्से नीचे धंसेंगे या बीच वाला हिस्सा नीचे धंसेगा। तो यदि बीच वाला हिस्सा नीचे धंसता है तो इस तरह से दो पर्वत आपको दिखेंगे, क्योंकि बीच वाला तो धंस गया। और अगर साइड वाले नीचे की तरफ धंसते हैं तो बीच वाला आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा इस तरह से। तो ये एक प्रकार हो गया और एक ही दूसरा, मतलब देखने में। तो खंड पर्वत जो है, जब भ्रंश बनती है, उस भ्रंश के बनने के बाद कुछ भूभाग नीचे चले जाते हैं, कुछ भूभाग ऊपर उठाते हैं या ऊपर रह जाते हैं। ऐसे भूभाग जो ऊपर उठे रह जाते हैं आसपास के क्षेत्र की तुलना में, वो पूरा एक खंड होता है भूमि का, जो ऊपर आसपास के क्षेत्र की तुलना में काफी ऊंचा नजर आता है। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं उनको खंड पर्वत कहते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं टेबल लैंड मास ही है, पठार जैसा ही है, क्योंकि इसमें पूरा एक खंड है, ब्लॉक है जो ऊपर उठ गया एकदम से पर्वत की जैसे। तो खंड पर्वत इस तरह से बनते हैं, जब भ्रंश बनती है उसके बाद कोई भी लैंड मास ऊपर या नीचे की तरफ धंस जाता है, या तो ऊपर चले जाता है कुछ लैंडमास या कुछ नीचे की तरफ चले जाता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है, जैसे मैं कैसे उदाहरण से बताऊं। मान लीजिए ये 3 मार्कर्स हैं, और आई डोंट नो ये होगा एक्सपेरिमेंट के नहीं होगा। सो ये मान लीजिए 3 है, और इसमें अगर ये साइड वाले जो हैं इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक के ऊपर इस तरफ लग रहा है और इस वाले की तरफ इस तरफ लग रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही ये खिसकेंगे और इनके बीच में दरार बनेगी, ये इधर गया और दूसरा वाला उधर गया, तो ये इन दोनों के दोनों साइड में मूव करने की वजह से बीच वाला हिस्सा नीचे धंस गया। तो यही होता है लैंड मासेस में, जब ये एकदम से स्लाइड होते हैं या दरार बनती है दोनों के बीच में, भ्रंश बनती है, तब बीच वाला
वाला हिस्सा या नीचे धंस जाता है या साइड वाले हिस्से ऊपर उठ जाते हैं, जिससे बनता है ब्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में पूरा खंड ऊपर उठा हुआ होता है ऐसे, इस तरह से। तो इस खंड के ऊपर उठने के कारण इसे खंड पर्वत कहा जाता है। अच्छा, खंड पर्वत के उदाहरण, तो ऐसे खंड पर्वत आपको एक तो मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है सियरा नेवादा। तो यूएसए में सियरा नेवादा का माउंटेन जो है, सियरा नेवादा नाम का जो माउंटेन है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। इस तरह से यूरोप में भी, जैसे ये यूरोप का मैप है, यूरोप में, यहाँ फ्रांस में और यहाँ जर्मनी जो है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट नाम का एक ब्लॉक माउंटेन है। इसी तरह से वॉसेजेस नाम का फ्रांस में ब्लॉक माउंटेन है। इस तरह से कई सारे ब्लॉक माउंटेन्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इवन भारत में विंध्याचल और सतपुरा जो है वो भी खंड पर्वत ही है, ब्लॉक माउंटेन ही है। अक्सर ब्लॉक माउंटेन्स के आसपास ब्रंश घाटी देखने को मिलती है, रिफ्ट वैली, क्योंकि फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ब्रंच बनी है, इसलिए ब्रंच घाटी उनके आसपास होगी ही। तो देखिए ये ब्लॉक माउंटेन इस तरह से नजर आता है, आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ चुका है। अब देखिए लास्ट जो है इसका टाइप, उसको देखते हैं, जो है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। ये कैसे बनते हैं? तो देखिए रेसिडुअल माउंटेन कैसे बनते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर पर्वत है, बहुत बड़ा सा, ऊंचा सा, और इस पर्वत का कुछ बाहरी जो परत है वो थोड़ी कमजोर अवसादों से बनी है। सेडिमेंट्स उसके जो हैं आउटर लेयर वाले वो बहुत वीक सेडिमेंट्स हैं, और कुछ टाइम बाद ये बाहर वाले जो अवसाद हैं ये घिस जाएं, अपर्दित हो जाएं, इरोड होके चले जाएं। उसके बाद ये जो बाकी बचा हुआ पर्वत रहता है, जो अपर्दन क्रिया से प्रभावित नहीं हुआ, जो इरोजन एक्टिविटी से या वेदरिंग एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ और अभी भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो बचा कुचा पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है। ऐसा क्षेत्र जहां पे अपर्दन, इरोजन ज्यादा होता हो, जहां से माउंटेन्स वगैरह के टुकड़े टूटकर और कहीं अन्य स्थान पे चले जाते हो, वहां पर अपर्दन क्रिया से कम प्रभावित, क्योंकि ये प्रभावित नहीं हुआ इसीलिए तो अभी भी खड़ा दिख रहा है पर्वत के रूप में। तो अपर्दन क्रियाओं से कम प्रभावित जो भूखंड या स्थलखंड पीछे रह जाता है, ऐसे पर्वत को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत एक पुराना पर्वत है, काफी घिस चुका है, अपर्दित हो चुका है, उसके काफी सारे जो हिस्सा था अरावली का वो कट के और दूर जा चुका है, इरोड हो चुका है, नहीं बचा। अब जो बचा कुचा अरावली है वो क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, जिस पर इरोजनल एक्टिविटीज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण में आप अरावली लिख सकते हैं। तो ये हो गए ओरिजिन के बेसिस पर, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार। अब हम आगे बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर। तो देखिए ऊंचाई के आधार पर तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सा याद रखना है, कुछ एक हाइट्स को याद रखना है। जैसे अधिक ऊंचे पर्वत उनको कहते हैं जो 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। ये किसने दिया? फिंच नाम के एक भूवैज्ञानिक है, उन्होंने, फिंच नाम के भूवैज्ञानिक ने ये क्लासिफिकेशन दिया है हाइट के अकॉर्डिंग। तो हायर माउंटेन्स की हाइट 2000 मीटर से ज्यादा होती है। साधारण ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं उनकी हाइट होती है 1500 से 2000 मीटर के आसपास। कम ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनकी हाइट होती है 1000 से 1500 मीटर के आसपास। तो ये हाइट याद रखनी है बस। निम्न ऊंचे जो होते हैं, कम ऊंचाई वाले, बिल्कुल कम ऊंचाई वाले, वो 700 से 1000 मीटर के आसपास ऊंचाई उनकी देखने को मिलती है। तो हाइट के हिसाब से ये माउंटेन्स होते हैं। अब देखिए आयु या एज के बेसिस पे, एज के बेसिस पे जब हम देखते हैं माउंटेन्स, तो ये वही माउंटेन्स हैं जो हमने जीटीएस करते समय देखे थे। तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। आपको याद होगा हमने प्री कैम्ब्रियन किया था। तो प्री कैम्ब्रियन जब हमने एज की थी तो हमने देखा पृथ्वी के निर्माण के बाद और वर्तमान काल से, प्रेजेंट टाइम से 57 करोड़ वर्ष पहले, 57 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन पर्वत बने थे। और ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत मुख्यतः आर्कियन युग में बने थे, मेनली आर्कियन, और आगे जो प्रोटेरोजोइक है उस एज में बने थे, इसलिए इनको प्री कैम्ब्रियन को आर्कियन माउंटेन्स भी कहा जाता है।
तो कहीं अगर आरएस में क्वेश्चन में आर्कियन पर्वत पूछे जाएं तो भी आप प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स को ही समझाएंगे। अब देखिए प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या है। तो ये आपको पता है कि 57 करोड़ वर्ष पहले बने हुए प्री कैम्ब्रियन काल में बने। बहुत विश्व के जो सबसे प्राचीनतम पर्वत हैं वो इसी पर्वत निर्माणकारी परिघटना में घटे हुए हैं। और जैसे अरावली पर्वत, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो भारत में है वो इतनी ही पुरानी है, इसी समय बनी है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये वाला, इस उत्तर पूर्वी भाग में कैनेडियन शील्ड बहुत पहले बनी हुई है, प्राचीन पर्वतों में आती है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतों में। और इसी तरह से एल्गोमेन करके पर्वत हैं जो महान झीलों के पास, सुपीरियर और ये सारी झीलें जो है इनके आसपास वाले पर्वत, ये बहुत पहले बने हुए हैं। तो ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत में इनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, अच्छा, फिनो स्कैंडिनेवियन पर्वत, यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन के आसपास जो पर्वत है वो भी काफी, कुछ एक पर्वत उनमें से बहुत पुराने हैं, तो वो भी इसमें सम्मिलित है। तो अरावली पर्वत उत्तरी अमेरिका के लॉरेंशियन पर्वत यहाँ पे है, लॉरेंशियन पठार, लॉरेंशियन पर्वत, और एल्गोमेन भी यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में। तो इन पर्वतों का निर्माण इस काल में हुआ था। विश्व के सबसे पुराने पर्वत है, पर इन पर्वतों की खास बात यह है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि आपको पता है इस समय जीवों का कोई कैल्शियम कार्बोनेट का बाहरी आवरण नहीं था, तो जीवाश्म युक्त नहीं है ये चट्टानें। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। तो अब देखिए हम कैलिडोनियन पर्वत जो हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि कैलिडोनियन पर्वतीकरण जो है ये हुआ था मुख्यतः सिलूरियन और डिवोनियन काल में। और सिलूरियन और डिवोनियन काल में ये जो परिघटना घटी थी, या ये जो पर्वत निर्माणकारी घटना घटी थी, इसके दौरान कहाँ पे पर्वत बने थे ये भी मैंने आपको उस समय बताया था। और इसमें मेनली जो माउंटेन्स बने थे वो एक तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में पूर्वी भाग में जो अपलेशियन पर्वत हैं, उन अपलेशियन पर्वतों का निर्माण हुआ था। और अपलेशियन पर्वत के साथ साथ यहाँ यूरोप में, ये यूरोप का उत्तरी भाग है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल करवाते समय भी मैंने बताया था। यहाँ पर ये आयरलैंड के उत्तरी भाग में, आयरलैंड के नदन पार्ट में, यहाँ पर स्कॉटलैंड के कुछ भाग में इस तरह के माउंटेन्स हैं। और यहाँ जो ये नॉर्वे स्वीडन है, ये नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क वाले एरिया को कहते हैं स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्र में स्कैंडिनेवियन पर्वत समूह जो है उसका भी निर्माण इसी दौरान हुआ था। तो ये मेन माउंटेन्स हैं जो बने थे इस पर्वत निर्माणकारी परिघटना के दौरान। इंडिया में भी कुछ पर्वत बने थे, महादेव, सतपुरा, इवन विंध्याचल पर्वत श्रेणी वाला जो भाग है, उन सब का निर्माण इसी दौरान हुआ था। अब ये जो पर्वतीकरण की प्रक्रिया है, वैसे अगर एग्जैक्ट हम पीरियड्स में देखें या समय देखें टाइम, तो वो एग्जैक्ट टाइम आपको लगभग याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये 36 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व अगर लिख देंगे तो दैट विल बी फाइन। राजस्थान बोर्ड की बुक में इसमें लिखा हुआ है 32 करोड़, केवल 32 करोड़ वर्ष पूर्व। 32 करोड़ से कहाँ से कहाँ तक वो नहीं लिखा हुआ, बट आपको डिटेल में बेसिक इस तरह से लिखना है ताकि अच्छे से आप बता पाए कि कब ये परिघटना, पर्वत निर्माणकारी परिघटना घटी थी। तो ये पूरा जीवी पैलियोजोइक एरा जो है उसके इन दो युगों में, सिलूरियन और डिवोनियन, मेनली इनमें हुआ था ये पर्वत निर्माणकारी परिघटना, या ओरोजेनी जिसको कहते हैं, ये इस टाइम हुई थी। अब स्कॉटलैंड जो मैंने बताया था, यूके में इंग्लैंड के ऊपर वाला पार्ट, स्कॉटलैंड में प्राचीन पर्वत जो है कैलिडोनिया नाम का, उसके नाम पर इस पूरे युग का या पर्वत निर्माणकारी परिघटना का नाम ही कैलिडोनियन रख दिया गया। अब देखिए इस दौरान भारत में महादेव, सतपुरा, ये सब माउंटेन बने। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन, यूरोप में स्कॉटिश अपलैंड, अभी बताया स्कॉटलैंड में बने कुछ माउंटेन्स, आयरलैंड में भी कुछ माउंटेन्स बने। तो ये सब पर्वत जो हैं इस पर्वत निर्माणकारी परिघटना में घटे हैं या बने हैं। जैसे हमने देखा पुराजीवी काल में ये कैलिडोनियन पर्वत बने, पुराजीवी काल के या पैलेओजोइक जो एरा है उसके एंड में हर्सिनियन पर्वत भी बने थे, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए हर्सिनियन पर्वत जो है ये आपको याद होगा कार्बोनिफेरस पीरियड के अंतिम अवस्था में और पर्मियन पीरियड के दौरान, मेनली पर्मियन पीरियड के दौरान हर्सिनियन पर्वत बने। और ये पर्वत मुख्यतः कहाँ बने, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल करते समय देखा था। एक तो यूरोप के मध्य भाग में बने हैं, मिडिल पार्ट में, और एशिया के मध्य भाग में। यूरोप के मध्य भाग में कहाँ बने हैं ये पर्वत, तो आपको याद होगा यूरोप के मध्य भाग में फ्रांस और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट,
फ्रांस में वॉसेजिस, इस तरह के माउंटेन्स इस दौरान बने हैं। और मध्य एशिया में अगर हम देखें तो तियन शान और उसके साथ साथ जो है तियन शान के अलावा अल्ताई शान, इस तरह के पर्वत, अल्ताई पर्वत, तियन शान पर्वत, ये सारे माउंटेन्स जो काराकोरम के ऊपर की तरफ है, उत्तर में है, चाइना में, मंगोलिया में, उन कुछ माउंटेन्स का फॉर्मेशन इस दौरान हुआ था। और इसी टाइम पर कुछ पर्वत ऑस्ट्रेलिया में भी बने थे। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो भी इसी हर्सिनियन पर्वतीकरण के दौरान बनी थी। अब ये हर्सिनियन नाम कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जर्मनी में एक पर्वत है हार्स नाम का, हार्स नाम के पर्वत के आधार पर इसका नाम हर्सिनियन रखा गया है। अब ये कौन से पीरियड के दौरान बनी है वो तो मैंने बता दिया, बट वर्ष अगर लिखना हो तो 24 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व ये पर्वत जो है ये बने हैं। अब इसमें इसके विभिन्न नाम भी हैं। इसको अल्ताई पर्वतीकरण भी बोला जाता है, इसे वारिस्कन पर्वतीकरण की परिघटना भी कहते हैं, और आर्मोरिकन भी कहा जाता है। तो ये जो ओरोजेनी है इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, बट मेनली इसका जो सही नाम है वो हर्सिनियन पर्वतीकरण या ओरोजेनी है। तो एशिया में अल्ताई पर्वत बने, इसमें तियन शान, नानशान पर्वत बने, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी कॉर्डिलेरा, यूरोप में पेनाइन्स बने, वॉसेजेस बने, ब्लैक फॉरेस्ट बने, इस तरह के माउंटेन्स बने। अब लास्ट जो पर्वत निर्माणकारी परिघटना है वो है अल्पाइन। अल्पाइन जो पर्वतीकरण की परिघटना है, इसमें विश्व के नवीनतम जो नवीन वलित पर्वत जो हैं उनका निर्माण हुआ। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन इस पीरियड में हुआ, और ये अल्पाइन पर्वत में ही हमारा हिमालय पर्वत बना है। हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत यूरोप के, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका के, रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका के, ये सब जो बने हैं ये अल्पाइन पर्वतीकरण के कारण बने हैं या दौरान बने। अल्पाइन पर्वतीकरण या ओरोजेनी कब हुई थी? टर्शरी पीरियड में हुई थी। हालांकि थोड़ा बहुत ये स्टार्ट हो गई थी क्रिटेशियस पीरियड के एंड से, पर मेनली टर्शरी पीरियड या तृतीय युग जिसको कहते हैं उसमें ये पर्वत बने। मोस्टली आपको जो है नवीन वलित पर्वत दिखेंगे। तो इसके जो माउंटेन्स हैं वो है हिमालय, कुनलुन शान, काराकोरम, उसके अलावा अराकन योमा। अराकन योमा कौन सा? म्यांमार में जो पर्वत है। अल्बुर्ज, हिंदुकुश, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, बाल्कान, पेरेनीज, इस तरह की कई सारी पर्वत श्रेणियां जो हैं वो विश्व में बनी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये नाम जो है ये आपको पता नहीं है कहाँ है विश्व में, तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले। जब हम महाद्वीपीय भूगोल करेंगे, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, तब आपको ये सारे माउंटेन्स जो हैं वो अच्छे से याद होंगे और क्लियर हो जाएगा, मैं बताऊंगी तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ बेसिक कहाँ पे कौन से पर्वत बने हैं, पर्वत ओरोजेनीज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं वो ध्यान रखिए बस। अब देखिए, माउंटेन्स जो है, पर्वतों के समूह को या श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं माउंटेन सिस्टम को। तो देखिए, माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी किसको कहा जाता है? तो पर्वत श्रेणी कहते हैं एक निरंतर चलने वाले पर्वत की श्रृंखला को, या एक पूरा माउंटेन्स जो है एक ही कतार में या एक सीध में लंबी सकड़ी पट्टी में अगर फैले हुए हों और सेम टाइम पे बना हो। जैसे हिमालय में सबसे उत्तर में हिमालय में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय। ये कंटिन्यूस रेंज है, ये एक लंबी सकड़ी पट्टी में इस तरह से पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। तो ये एक पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत तंत्र में। एक तो ग्रेट हिमालय है, फिर है मध्य हिमालय, मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय के ठीक आगे आ जाती है शिवालिक। तो ये पर्वत श्रेणियां हिमालय का ही भाग है। तो पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं? एक लंबी पर्वत की पट्टी जो एक ही किसी युग में बनी हो, उसकी सारा जो एक साथ बनी हो पूरी पर्वत श्रेणी होती है। और पर्वत श्रेणियों का जो समूह होता है, जैसे ये 3 पर्वत श्रेणियों का समूह है, तो ये 3 पर्वत श्रेणियों का समूह कहलाता है माउंटेन सिस्टम, पर्वत तंत्र कहलाता है। तो ये तो हो गई पर्वत तंत्र। अब माउंटेन चेन किसको कहते हैं? माउंटेन चेन कहा जाता है जब एक काल में बने हुए होने वाले पर्वत की श्रेणियां ना हो, अलग अलग काल में बनी हुई पर्वत श्रेणियां हो। मतलब कोई पुराना पर्वत, कोई नया पर्वत, इस तरह के विभिन्न कालों में जो बने हुए पर्वत हैं उनकी अगर समानांतर श्रेणियां पाई जाए
अलग अलग पीरियड्स में बने हुए। ये कभी बना हो, मान लो ये बना हो कैलिडोनियन पर्वतीकरण के दौरान, ये बना हो हर्सिनियन के दौरान, ये बना हो अल्पाइन के दौरान। तो अलग अलग पर्वतीकरण की क्रियाओं के दौरान जो पर्वत बने होते हैं और समानांतर स्थित होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उन्हें कहते हैं माउंटेन चेन। और माउंटेन ग्रुप किसको कहा जाता है? जिसमें कोई श्रृंखला जो है, पर्वत श्रेणी जो है, माउंटेन ग्रुप कहते हैं उसको, जिसमें कोई पैरेलल ना हो माउंटेन रेंजेस, ऐसी रैंडमली हो, जैसे अनिश्चित रूप से पर्वत श्रेणियां फैली हुई हो, समानांतर ना हो और अलग अलग कालखंडों में बनी हुई हो, अलग अलग टाइम पे बनी हुई हो, तो उसको क्या कह देते हैं? माउंटेन ग्रुप। अनिश्चित क्रम में या असमान रूप में फैले पर्वतों के समूह को पर्वत वर्ग कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन ही आप पढ़ोगे, एक बार याद करोगे तो क्लियर हो जाएगी। फिर आ जाता है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा का मतलब है विभिन्न युगों में बने हुए अलग अलग पर्वत के समूह को कहा जाता है कॉर्डिलेरा, जिसमें कोई भले ही उनका अरेंजमेंट सही हो, मतलब समानांतर स्थित हो चाहे नहीं हो, अनिश्चित क्रम में स्थित हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर विभिन्न युगों में बने हुए विभिन्न प्रकार से निर्मित अलग अलग टाइप से बने हुए पर्वत जो हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कुछ खंड पर्वत भी हो सकते हैं, कुछ फोल्ड माउंटेन भी हो सकते हैं। तो किसी कॉन्टिनेंट पर जहां पर माउंटेन्स का एक पूरा रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, भले उसमें कैसे भी पर्वत हो, फोल्ड माउंटेन हो, ब्लॉक माउंटेन हो, कभी भी बना हुआ हो, पुराना पर्वत हो, नया पर्वत हो, वो जो माउंटेन वाला रीजन है उसको कहते हैं कॉर्डिलेरा। जैसे उदाहरण के तौर पर नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में यहाँ ये कॉर्डिलेरा प्रदेश है, ये पूरा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन। कॉर्डिलेरा इसलिए क्योंकि इसमें फोल्ड माउंटेन भी हैं, रॉकी जैसे, इसमें सियरा नेवादा जैसे ब्लॉक माउंटेन भी हैं, और इसमें अलग अलग टाइम पे बने हुए पर्वत इसमें सम्मिलित हैं। तो ये सब इसीलिए इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। रिज जो है या कटक, अभी तक तो वो रिज कटक जो टर्म हमने यूज किया है महासागर में जो पर्वत होते हैं उसके लिए यूज किया है। वैसे नॉर्मली रिज यूज किया जाता है एक ऐसी पर्वत श्रेणी के लिए जो कि जिसका जो ऊपरी शिखर है वो लगातार एक समान ऊंचाई वाला हो। जैसे पर्वत जनरली कैसे होते हैं, सामान्यतः हम जो देखते हैं कि ये ऊंची चोटी है, फिर ये ऊंची चोटी है, फिर उसके बाद ये ऊंची चोटी, ऐसे होते हैं। पर ऐसे ना होकर अगर कोई पर्वत ऐसा हो जिसकी ऊंचाई लगभग समान सी हो, इस तरह से, तो ऐसा जो पर्वत होता है जिसका शिखर कुछ दूरी तक समान ऊंचाई वाला हो उसे कहते हैं कटक या रिज। तो इनमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, कुछ छोटी मोटी चीजें थी ये। तो कटक की अब पिक्चर जो है, फोटो देखते हैं, तो देखिए ये लगभग एक कटक जैसी है, ये जो है ये रिज है पूरी, लगभग समान सी ऊंचाई वाली। तो इस तरह की जो होती है उसको रिज या कटक कहा जाता है। अब देखिए विश्व के प्रमुख पर्वत, वैसे हम पर्वत जो है महाद्वीप जब करेंगे, कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट, उसमें डिटेल में करेंगे पर्वत। अभी बस थोड़े बहुत कुछ बेसिक माउंटेन्स में आपको बता देती हूँ। देखिए नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में है रॉकी पर्वत, यहाँ सियरा नेवादा नाम का पर्वत है, इसको छोड़िए अभी ये जरूरी नहीं है। एंडीज पर्वत है साउथ अमेरिका में, और एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत है अफ्रीका में। यहाँ पर यहाँ ड्रेकन्सबर्ग नाम का पर्वत है, ये पठार का ही आगे जो है कगार वाला क्षेत्र, उसको ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहा जाता है। यहाँ रुवेंजोरी पर्वत है, और उसी के साथ यहीं पर है किलिमंजारो पर्वत, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, किलिमंजारो। यहाँ किलिमंजारो भी है, बाद में करेंगे हम। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए यूरोप में, तो पिरेनीज वगैरह तो छोड़िए, यहाँ आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत। और फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, इनके बॉर्डर रीजन पे है आल्प्स पर्वत। यहाँ स्कैंडिनेवियन देश है, नॉर्वे, स्वीडन, वहां स्कैंडिनेवियन पर्वत है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत है यूराल पर्वत। फिर यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस पर्वत। फिर यहाँ पर टॉरस पर्वत है तुर्की में, जाग्रोस नाम का पर्वत है ईरान में, ये हम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। हिंदकुश है अफगानिस्तान में, हिमालय पर्वत है भारत में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है भारत में। हिमालय के उत्तर में काराकोरम श्रेणी, और उत्तर में जाएंगे तो तीन शान। मंगोलिया, रशिया, चाइना में अल्ताई पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक श्रेणी है, पूर्वी श्रेणी। तो ये कुछ छोटे मोटे पर्वत जो हमने अभी देखे, इनमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अगर आपको याद नहीं होते हैं, तो हम करेंगे एक एक कॉन्टिनेंट, तब आपको चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ आप अभी ये कर सकते हैं कि जिनके हमने देखे उनको एटलिस्ट में आप थोड़ा सा लोकेट कर सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये कुछ मेजर माउंटेन्स हैं। अब देखिए पर्वत जो हैं, जिस तरह से हर एक चीज का कोई ना कोई महत्व होता है, पर्वतों का भी बहुत महत्व होता है, और ये महत्व शायद आपसे एग्जाम में पूछ लें, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। तो माउंटेन्स जो है उनसे संसाधन प्राप्त होते हैं, संसाधनों का भंडार होते हैं वो, क्योंकि पर्वतों पर वन भी मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं, पर्वतों में से, चट्टानों में से मिनरल्स भी निकलते हैं। तो बहुत सारे जो संसाधन है वो प्राप्त होते हैं, पत्थर भी प्राप्त होते हैं, चूना पत्थर वगैरह, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो ये पर्वत जो है संसाधनों का भंडार है। प्लस जल विद्युत उत्पादन, पर्वत से जब कोई नदी नीचे गिरती है तो क्या बनता है, एक बनता है वाटरफॉल, जलप्रपात। वाटरफॉल जब बनता है तो उसकी एनर्जी को यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए भी पर्वतीय क्षेत्र उपयोगी होते हैं। जल का असीम भंडार, जो ऊंचे पर्वत होते हैं उनके ऊपर हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स से हमें क्या प्राप्त हो सकते हैं, पानी प्राप्त हो सकता है, जल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पर्वतों से ही निकलती है नदियां। तो नदियां जो है वो विभिन्न रूप से या कहीं से भी, जहां पे भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां से काफी ज्यादा मात्रा में जल लेकर आती है। तो जल का एक प्रमुख स्रोत है पर्वत, क्योंकि यहीं से नदियों का उद्गम होता है। जैसे हिमालय पर्वत से भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, और वो नदियां ही आगे चलकर मैदान में जो जल ले जाती हैं वो जल सिंचाई के काम आता है, इरिगेशन आदि के काम आता है। तो काफी हेल्पफुल है इसके लिए भी। उपजाऊ मैदान के निर्माण में सहायक, पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां आगे जाकर क्या करती हैं, अवसाद जमा करती हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, और वही सेडिमेंट्स जो हैं उनसे क्या बनते हैं, उनके निक्षेपण से, जमाव से बनते हैं मैदान। तो मैदानों के निर्माण में भी उपयोगी होती है। राजनीतिक सीमाएं, आपने देखा होगा कुछ एक देशों के बीच में पर्वत जो है एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में हिमालय पर्वत है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के निर्माण में भी काफी हेल्पफुल है, और इसी वजह से इंडिया में उत्तर से कम हमले हुए हैं, क्योंकि वहां पे हिमालय पर्वत जो है एक बैरियर के रूप में खड़ा है। तो इसलिए पर्वत जो है राजनीतिक सीमाएं भी बनाते हैं। जलवायु पर प्रभाव, क्लाइमेट पर सीधा प्रभाव रहता है। जैसे राजस्थान की जलवायु पर अगर आप प्रभाव देखें तो अरावली पर्वत की स्थिति की वजह से पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा होती है, क्योंकि वो मानसून पवनों को रोकता है, और अरावली पर्वत के पश्चिम में जो पश्चिमी राजस्थान है वहां अरावली पर्वत आड़ा है, इसीलिए अरब सागर की मानसून शाखा सीधी निकल जाती है, पैरेलल, समानांतर, और इसलिए वहां पर वर्षा नहीं हो पाती। इसी तरह से हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय जो भारत के उत्तर में है वो पीछे से साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती है उनको रोक लेता है। उसके साथ साथ मॉनसून पवनें जो हैं उनको भारत में रोककर हिमालय पर्वत भारत में ही वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। तो क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए पर्वतीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलवायु विभाजक का कार्य करते हैं, क्लाइमेट डिवाइड का काम करते हैं। फिर है पर्यटन केंद्र, नेचुरल सा है कि हिल स्टेशंस होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे भी पहाड़ियां, पर्वत होते हैं। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सैलानी जाते हैं, बर्फ देखने के लिए भी जाते हैं लोग, और जो कई सारे स्पोर्ट्स वगैरह जो हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो करने भी जाते हैं। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पर्वतीय क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ टूरिज्म भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, कुछ लोगों को तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हिल स्टेशन पे आप जाइए। तो इसीलिए ये सारे महत्व हैं पर्वतों के। अब देखिए पर्वतों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो ये आया था क्वेश्चन 2018 में, जिसमें पूछा गया था 4 प्रमुख पर्वत निर्माणकारी घटनाएं जो हैं उनके बारे में बताइए। 4 ओरोजेनीज जो है, तो क्या बताना था इसमें, प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वतीकरण, और उसमें कौन कौन से माउंटेन्स हैं उनके एग्जाम्पल देने थे। फिर अब देखिए आप, ये जो 2016 में स्पेशल हुआ था मेंस आरएस का, उसमें पूछा गया था व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स विद देयर लोकेशन। वलित पर्वत क्या है, वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण उनकी अवस्थिति के साथ दीजिए। तो अब आपको पता है कि वलित पर्वत क्या है। अच्छा, वलित पर्वत जो होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, जैसा हमने देखा कि प्लेटों के अभिसरण से भी बनते हैं, कंप्रेशनल फोर्स लगती है, ये सारी चीजें हमने अभी देख ली। जहां पे भी फोल्ड माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन का एक ढाल होता है उत्तल
और एक ढाल होता है अवतल। मतलब एक स्लोप जो है वो होता है कॉनकेव, एक स्लोप होता है कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स या उत्तल ढाल होता है, वो उत्तल ढाल तीव्र होता है, स्टीप होता है स्लोप। और पर्वतों का, वलित पर्वतों का जो अवतल ढाल होता है, कॉनकेव स्लोप, वो थोड़ा मंद ढाल होता है या जेंटल स्लोप होता है। तो वलित पर्वत बताते समय आपको एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन बताना है, कंप्रेशनल फोर्स बतानी है और संपीड़नात्मक बल, और आपको ये बताने कि उत्तल और अवतल ढाल होते हैं उनके। जैसे हिमालय पर्वत का दक्षिणी ढाल जो है वो उत्तल है, कॉन्वेक्स है, और उत्तरी ढाल जो है वो कॉनकेव है या अवतल है। तो इस तरह से आपको पर्वतों के बारे में बताना है। इसमें अवस्थिति, लोकेशन भी पूछिए तो आप क्या कर सकते थे, इसमें आंसर लिखने के बाद यहाँ छोटा सा एक मैप बना के और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन है, उनको ड्रॉ कर सकते थे। ये रॉकी ड्रॉ कर दिया, ये एंडीज ड्रॉ कर दिया, ऐसे, क्योंकि लोकेशन पूछी है इसलिए। तो इस तरह से आप सिंपल से चैप्टर से भी 5 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अच्छा सा कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं और मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पर्वतों का एक प्रमुख चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब पठार और मैदान वगैरह जो बचते हैं उनको हम आगे की क्लास में देखेंगे। आप रिवाइज कीजिए, आंसर्स लिखिए। क्या आंसर लिखेंगे, क्या क्वेश्चन लिखेंगे? तो क्वेश्चन वही सिंपल है, हर एक पर्वत निर्माणकारी परिघटना के बारे में 2-2 नंबर में लिखिए। ये आरएस वाले जो एग्जाम में आए हुए हैं इनके बारे में लिखिए। पर्वतों के विभिन्न प्रकार बताइए, 10 नंबर में बताइए सारे प्रकार। और पर्वतों के जो लाभ होते हैं, बेनिफिट्स, उनको 5 नंबर में लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।